नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज पर आपसे एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। साथियों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन रात तकरीबन 8 बजे आपसे हर दिन जुड़ें और राजस्थान में जो राजनीतिक हलचल हैं उस पर आपसे चर्चा करें। दिन भर क्या चर्चाएं हुई और क्या हलचल हुई और क्या राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करें। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। हमने कोशिश करी है कि क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, तो उस चुनाव के मद्देनजर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों को किस तरह से लुभा रही हैं, किस तरह से उनका एजेंडा है, क्या मैनिफेस्टो है और किस आधार पर वो जनता के बीच जाकर अपने को दावेदारी ठोक रही है। सवाल बहुत से हैं। सवाल आज आपके साथ हम बात करेंगे। जयपुर में जो बीजेपी ने आज एक रैली निकाले, रैली के जो जनाक्रोश निकाला, एक जनता को जो पिछले दिनों लगातार एक सचिन पायलट ने भी उस मुद्दे पर बात करी थी कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तमाम जो खान और जल जो मिशन है उस पर भी जो सचिन पायलट मुद्दा उठा रहे थे, उसी मुद्दे के साथ साथ आज बीजेपी ने भी जयपुर में भाजपा कार्यालय से सचिवालय तक एक जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें बात यह भी सामने आई है कि बीजेपी ने जहां पूरी कोशिश की थी उसके तकरीबन 40,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीरों पे साफ तौर पर जाहिर है कि बहुत कम लोग वहां पहुंचे, कुर्सियां खाली थी। नेता प्रतिपक्ष जहां राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष उपनेता सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के तमाम समर्थक जो विधायक हैं वो भी वहां पहुंचे, उनके प्रभारी अरुण सिंह वो भी थे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे जो उम्रदराज कांग्रेस के अंदर जो लीडर हैं उन पर भी, जहां जो कांग्रेस के इस समय जो राजस्थान के प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, वो कह चुके हैं कि जो सीनियर लीडर हैं उन्हें स्वतः ही अब सोचना चाहिए कि अगला चुनाव वो ना लड़ें। लेकिन एक तरफ वो भी कहते हैं कि राजनीति में किसी भी तरह की जो उम्र की जो बैरियर है वो नहीं है, क्योंकि जो उम्रदराज जो लीडर हैं उनसे पार्टी को अनुभव मिलता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। इसलिए कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है या स्वतः ही सोचे कि हम युवाओं को आगे करें। ये बात आज हम बात करेंगे और साथ ही जहां राजस्थान में जहां 59 सीटें 59 सीटें हैं SC ST की, दोनों क्या तमाम पार्टियां चाहती है कि जो SC ST की जो रिजर्व सीट हैं उस पर हम काबिज हों, जीतें, चुनाव जीतें, क्योंकि वो जहां 34 सीटें अनुसूचित जाति की हैं, वर्ग की है, आरक्षित सीटें, वहीं 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं और दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वह अपना दमखम दिखाएं और वहां से जीतें, जिससे कि उनका जो जीत का प्रतिशत है, सीटों का प्रतिशत है, सीटों की जो संख्या है वो इजाफा होता है। क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां पर नुमाइंदे तो SC ST के उतरते हैं, लड़ते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। उसकी वजह पूना पैक्ट के तहत जो ये सीटें बनी उसमें जिताने का जो दावेदार होता है, दारोमदार होता है, SC ST जो वर्ग है वहां पर है, एक संख्या में होता है 20 से 30-40% होता है, लेकिन जो बड़ा संख्या है अन्य जो 60-70% जो है वो अन्य सामाजिक वर्ग के होते हैं, अन्य जातीय वर्ग के होते हैं, अन्य धार्मिक वर्ग के होते हैं और वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि एक ऐसा नेता चुन के आए जो सिर्फ उस पार्टी का यस मैन हो, यानी कि वो पार्टी का ही यस मैन होता है, ना कि वो उस वर्ग का जो सीटें उस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यही देखने को मिलता है। यही बाबा साहब ने कहा था कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो मात्र 10 साल के लिए है, उसे स्वतः सरकार उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हर साल
हर 10 साल में केंद्र सरकार उसे बढ़ाती है, जिससे कि एक ऐसा नेता है जो पार्टी के लॉयल हो, यस मैन हो और हाथ उठाकर यस सर यस मैडम करे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आरक्षित वर्ग के आधार पर जो चुनकर आते हैं उनके वजूद के लिए, हक के अधिकार के लिए लड़े। तो ये 59 सीटें हैं। वहीं ये तमाम हम बातें करेंगे। कांग्रेस का जो मिशन है, मिशन 59 पर हम बात करेंगे आपसे। वहीं गहलोत के जो उम्र दराज विधायक हैं उस पर भी हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। और मेरी कोशिश यह है आपसे साथियों कि हम हर दिन राजस्थान की जो राजनीति है, जो बदल रही है राजनीति, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या समीकरण हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या और संभावनाएं बन रही हैं, किस नेता ने क्या बयान दिया, क्या हो ये तमाम बातें आज हम आपके सामने रखेंगे और हर दिन रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेटिक भारत का ये फेसबुक पेज के लाइव के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपको राजनीतिक जागरूक करें, चेतनाशील करें और आप आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें आप एक जागरूक वोटर के तहत, एक चिंतक के तौर पर अपना वोट करें, ना कि जाति, धर्म, मजहब और जो आपने जो कट्टरवादी विचारधारा जो पाली हुई है उसके आधार पर। आप एक सचेत और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप वोट करें। यही हमारे डेमोक्रेटिक भारत का फेसबुक पेज पर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर हम आपके सामने, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। बात करेंगे प्रसादी लाल मीणा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो इस बार चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेगी और सचिन पायलट का नाम ना लेकर उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट के वो एक ठीक है नेता है, लेकिन सचिन पायलट को उन्होंने अपना नेता नहीं बताया है। लेकिन एक समय था जब प्रसादी लाल मीणा सचिन पायलट के समर्थक माने जाते थे, लेकिन फिलहाल आज की जो गणित है प्रसादी लाल मीणा की, वह गहलोत के समर्थन में है, क्योंकि गहलोत ने उन्हें पुनः एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बनाया। जब पूर्व में जो दूसरी बार जब सीएम बने थे अशोक गहलोत, उस समय ये पंचायती राज मंत्री थे, माफ कीजिएगा, उस समय जी हाँ, और भरत सिंह पंचायती राज मंत्री थे उस समय। तो ये तमाम बातें हम आपके सामने आज रखेंगे। और आज हम आपसे बात करेंगे जो तीसरा मोर्चा, तीसरी जो पार्टियां हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या स्थिति होने वाली है। कल में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो यूपी के अंदर उसने जो अभी निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, आजाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रशेखर आजाद है, वह भी राजस्थान में अब लगातार सभाएं कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अलवर में की, अलवर के बानसूर में की, धौलपुर में की, और माफ कीजिएगा जोधपुर में की, और ये तमाम सभाएं वो भी करके यहाँ के वोटरों को, जो खासतौर पे जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, उसको अपनी तरफ लाने की चंद्रशेखर आजाद पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा मोर्चा यानी कि तीसरी अन्य पार्टियां मोर्चा तो ये कब बनाएंगे, ये तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि क्या राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, या तमाम जो राजनीतिक जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इनके अलावा क्या ये तीसरा मोर्चा बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरे हाथ में पेपर है, थोड़ा सा हमने भी खबरों को देखा है, और जहां कुछ बयान ऐसे भी हैं जो शायद राजनीति में भावनाओं वश नहीं देना चाहिए। रामगढ़ के विधायक रहे और भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने आज गहलोत, खासतौर पर गहलोत सरकार और गहलोत पर एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अपने जुबान को
थोड़ा सा संभाल कर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जूता निकाल कर मारना चाहिए। और वहीं राजपाल सिंह शेखावत कहते हैं कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस का 12वां हो जाएगा, सोचें। और उन्होंने कहा कि जनता को जहां कांग्रेस ने ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि विवादित बयान दिया और साथ ही कहा कि 1947 में लोगों को कांग्रेस ने जिस तरह से नरसंहार हुआ, बंटवारा हुआ, उस समय लोगों जानमाल का, लाखों लोगों का जानमाल की हानि हुई। और जहां इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देहांत के बाद में जो दिल्ली में जो राइट्स हुए, उस पर भी उन्होंने कांग्रेस को निशाना साधा। और साथ ही उन्होंने ये तमाम जो राइट्स हुए उस पर ज्ञानदेव आहूजा ने बात करी, राजपाल सिंह शेखावत ने बात करी। वहीं बीजेपी के इस समय के जो प्रतिपक्ष नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर राजस्थान सरकार तो शायद काम करे ना करे, लेकिन ईडी जो है वो अपना काम कर रही है और इससे कांग्रेस के नेताओं की अब जुबान नहीं खुल रही है। और उन्होंने कहा कि नाथी का बाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, जब गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि क्या ये नाथी का बाड़ा है, तो यही कहा कि ईडी अब बताएगा कि नाथी का बाड़ा कौन है। ये आपको राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा। ये तमाम बयान जो आज आपके सामने मैंने कहा है। अब बात करते हैं जो बीजेपी की जो आज रैली थी, उसमें स्वाभाविक है कि चुनाव है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को दिखाना चाहती हैं कि हम जागरूक हैं जन मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर। सरकार के सिस्टम है जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 4-4.5 साल में सरकार ने क्या किया, कितना भ्रष्टाचार किया, और उसी को लेकर वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। ये सवाल आज बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए, लेकिन वहीं गहलोत सरकार ने कहा कि तमाम मुद्दों पर, तमाम जो मामले सचिन पायलट ने उठाए उन पर सरकार काम कर रही है। वहीं जहां राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का यह भी कहना है कि आज जो भाजपा ने पेपर लीक, खान के मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार हुआ पूर्व सरकार में और जो मामले उठाए, जो बीजेपी ने ये मामले सचिन पायलट ने उठाए थे, तो आज सचिन पायलट ने अपनी जुबान क्यों नहीं खोली, ये बात आज दिन भर भी सामने आई। उसकी वजह साफ स्पष्ट है कि सचिन पायलट ने जहां 11 मई को जब अजमेर से जयपुर तक एक रैली की थी, जन आक्रोश रैली, उसमें पेपर लीक के मामले, रोजगार, युवाओं के मामले उठाए थे, लेकिन आज वो इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के अंदर ही उनका वजूद है। कांग्रेस के बाहर अगर वो जाते हैं, तीसरी पार्टी वो बनाते हैं, तो शायद उनका हश्र वही होगा जो करोड़ीलाल मीणा के साथ हुआ, घनश्याम तिवारी के साथ हुआ, और जो इस हनुमान बेनीवाल एक क्षेत्रीय और एक जिले भर की पार्टी बनकर रह गए हैं, वो स्थिति है। वो जानते हैं कि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम रहे, भले ही आज जो पूरा उसके जो बड़े जो नेता हैं वो आज अशोक गहलोत और जो उनसे नाखुश हैं, लेकिन एक समय आएगा यही पार्टी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देगी। कुछ हो सकता है कि शायद सचिन पायलट को ये इशारा कर दिया हो, इस बार के चुनाव को आप बड़े मिलकर लड़ें और अगली बार जब कांग्रेस जीत कर आती है तो बड़ी दावेदारी, बड़ा पद सचिन पायलट को मिल सकता है। इसलिए सचिन पायलट पूरी तरह से पेशेंस, धैर्य बनाए हुए हैं और वो अपनी पार्टी, अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। वो है बीजेपी के पिच पर नहीं बने हुए हैं। दिल्ली से लेक्चरार स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर लेक्चरार हैं श्रीलाल बोस जी, बिल्कुल जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल भाई साहब नमस्कार। हम बिल्कुल हर दिन राजनीतिक जो हलचल है राजस्थान के अंदर, इस बार चुनाव होने वाला है, हम 20 से 25 मिनट इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि लोगों के अंदर चेतना बढ़े और अपने जन मुद्दे उससे सरकारों से सवाल, जो राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछें, वो धर्म, जाति, मजहब,
कट्टरता, इससे बाहर निकलकर अपने जन मुद्दों पर सवाल पूछे कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, सड़कें टूटी हैं, नालियां सड़ रही हैं, बिजली के जो दरें बढ़ी हैं, भले ही आपको सब्सिडी मिल गई है लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो सरकार ने जो सरचार्ज लगाए उस पर भी बड़ा सवाल है, पानी की किल्लत है, डार्क जोन में तो पूरी राजस्थान है लगभग, ये पूरा डार्क जोन में पानी नहीं है, सरकार का जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम होना चाहिए, जो आज से 20 साल पहले सरकार को सोचना चाहिए, और जो जल मिशन है उसको लेकर भी सरकार, दोनों पार्टियां कितनी गंभीर हैं ये जनता को पूछने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि दोनों पार्टियां खेलती हैं और जनता गुमराह होती है। इसलिए हमने थोड़ा सा होमवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन। हम चाहते हैं कि हमारा आधे घंटे का जो सेगमेंट है उस पर हम लोगों को सचेत करें और अपने मुद्दों पर बात करें। बात आती है, अब हम बात करेंगे रिजर्व सीट को लेकर। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, 200, जिसमें 34 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति वर्ग की है और वही 25 विधानसभा सीटें जो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की हैं। दोनों को मिलाकर 59 सीटें हैं और जहां 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तकरीबन 35 सीटें कांग्रेस ने जीत हासिल करी और तकरीबन 21 सीटें बीजेपी को मिली और 1-2 सीटें अन्य पार्टियों को मिली। तो आप ये देखें कि दोनों पार्टियां चाहती हैं, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो रणनीति है वह भी यह है कि वो किसी भी तरह से रिजर्व सीटों पर काबिज हो। भाई शिवलाल जी लिख रहे हैं कि सत्ता किसी की भी हो, हर बार राजस्थान में सभी का उचित प्रबंधन आवश्यक है। बिल्कुल उचित प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा मैंने कहा कि हर बार चुनाव होते हैं, इस बार कांग्रेस भी, इस बार बीजेपी, लेकिन जनता हर बार ठगी रह जाती है। मैं फिर कहूंगा कि जनता को जागरूक होना चाहिए। हम बात फिर एक बार फिर मुड़ते हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे जो रिजर्व सीट हैं, होने को वो रिजर्व सीट है, नुमाइंदगी वहां से SC ST वर्ग का करता है, लेकिन वो उस वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करता जिस वर्ग का वो चुनाव, जिस वर्ग के लिए वो सीटें बनी हैं। मान लीजिए अलवर ग्रामीण, कठुमर, ये 2 सीटें अलवर की हैं, SC की रिजर्व सीटें हैं, दोनों से कांग्रेस के लीडर हैं। तो क्या उन्होंने जन मुद्दों को लेकर SC के, बड़े में खुले दिमाग से कह रहा हूं, और कांग्रेस के नेता भी अगर इसको सुन रहे हैं तो ये, और एक में तो मंत्री हैं और एक में वरिष्ठ भाजपा कांग्रेस के नेता है बाबूलाल बैरवा, जो 4थी बार विधायक बने हैं, और जहां जो मंत्री हैं टीकाराम जूली, जो इस समय समाज कल्याण मंत्री हैं, SC वर्ग से आते हैं। सवाल यह है कि क्या इन्होंने जो खासतौर पे जो दलितों के मुद्दे हैं, लगातार एट्रोसिटीज बढ़ी, हमले हुए, इज्जत लूटी गई, मार दिया गया लोगों को, और इतने ज्यादा आंदोलन हुए, तो क्या इन नेताओं ने अपनी जुबान को खोला? नहीं खोल सकती। किसकी वजह यह है? क्योंकि ये पार्टी लाइन से बंधे होते हैं, और वो पार्टी लाइन से इधर अगर थोड़ा सा गए तो अगली बार उनकी टिकट कटना लगभग हो जाता है। और वह जानते हैं कि उस रिजर्व सीट से मात्र 25 से 30 या 30% ही उस आरक्षित वर्ग की संख्या बल होती है, और अन्य जो लोग हैं वही उसे जिताता हराता है। ये ही पूना पैक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसे सेपरेट इलेक्ट्रोड है उसकी बात तो बाबा साहब करते थे। आप सोचें, जहां पर खुद आदमी हमारा नेता होगा और हम ही उसके चुनेंगे, तभी वो आपकी बात को रखेगा। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये रिजर्व सीट की ताकत होती है, लेकिन आज स्थिति दोनों वर्गों में ऐसे ही है। SC और खासतौर पे ST वर्ग में तो हो सकता है कि वो फिर भी कॉन्फिडेंट होते हैं वहां के ST वर्ग के जो नेता, लेकिन SC वर्ग के नेता इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। लगता है मैं बिल्कुल थोड़ा सा पास में ले लेता हूं। लिख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वंचित
समाज के साथ हुई एट्रोसिटी अपना प्रभाव दिखाएगी। बिल्कुल मैं सिलाल जी मैं कहूंगा कि 2018 में जो चुनाव हुए तो 2 अप्रैल का जो मुद्दा था वो इतना बड़ा मुद्दा था। 2 एससी खास तौर पे दलित वर्ग वो बीजेपी सरकार से नाखुश थी, क्योंकि एससी एसटी एट्रोसिटी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया था उसी के विरोध में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें 11 से 12 शहीद हुए युवा, और उसी की बुनियाद पर जब नवंबर में चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी को हराकर कांग्रेस से को चुनती है यहाँ की जनता, और 6 विधायक आपके बीएसपी के चुने जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने उस दलित वर्ग के मंत्री तो बनाए, लेकिन कांग्रेस ने दलित वर्ग की नुमाइंदगी, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके जो काम होने चाहिए उस पर नहीं कर पाए। वजह यह है कि कांग्रेस भी जो बड़ी बीजेपी पार्टी बनने की ओर है, वही मंदिर जाती है, वही जनेऊ है, वही हिंदूकरण है, और वही उसके अंदर भी मैं एक विश्लेषक और एक पत्रकार और एक संपादक होने के नाते कहूंगा कि कांग्रेस का ड्रॉबैक यह है कि उसके अंदर भी आरएसएसीकरण है, जबकि पूरी तरह से कांग्रेस के जो उच्च वर्णीय चतुर जो आपकी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उच्च वर्णीय नेता हैं जाति के, उनके ही समाज के लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते। आप सोचें, क्या कांग्रेस को स्पष्ट है जो एक रुझान है। आप देखिए कि बीजेपी को 72 सीटें आती हैं, कांग्रेस को 99 सीटें आती हैं। रामगढ़ की विधायक जब उपचुनाव होता है तो 1 सीट मिलकर कांग्रेस के 100 सीट हो जाती हैं, और 6 सीटें बीएसपी की मिलाकर 106 हो जाती हैं। जो वोटर परसेंटेज है वो एससी एसटी अल्पसंख्यक ने कांग्रेस को बड़े स्तर पे वोट दिया, उससे कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन कांग्रेस का बड़ा काम, जो बीजेपी जो कांग्रेस वो दलित वर्ग का जो बड़ा काम, उसके जो नुमाइंदगी है, उसके आरक्षण की बात है, उसके विश्वविद्यालय में उसके वीसी नहीं है, उसके प्रोफेसर्स नहीं है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आरक्षित वर्ग आज भी ठगा महसूस करता है। ये सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू दोनों पार्टियां आपस में खेलती हैं। कांग्रेस सोचती है कि शायद मैं भी जनेऊ दिखाकर हिंदूकरण करके मुझे जो सवर्ण कम्युनिटी है मुझे वोट कर देगी। मैं कहता हूं, गारंटी से कहता हूं कि नहीं करेगी। उनका 10 से 15% जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ तटस्थ है। इसीलिए बीजेपी, इसलिए कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस चाहती है कि इस बार 59 सीटों जो मिशन है वो किसी भी तरह से जीता जाए और एक बार पुनः कांग्रेस सत्ता में आए। लेकिन फिर कहूंगा, कांग्रेस को इस बार पुनः आरक्षित वर्ग को अगर अपनी तरफ लाना है तो उसे खुला एजेंडे के तहत बात करनी चाहिए, और उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वो है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन काम वो बीजेपी का, आरएसएस का करते हैं। मेरा किसी भी पार्टी से मतभेद नहीं है, मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं। बड़ी बात यह है क्योंकि बीजेपी खुले एजेंडे के तहत काम करती है, और वहीं कांग्रेस है वो छुप छुप के काम करती है। इसलिए जो खुलकर काम कर रही है, मुझे लगता है कि समर्थन वहां ज्यादा होता है। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शंकर यादव ने जहां ये मिशन 59 को लेकर कोटा संभाग में एक बड़ी मीटिंग करी, जिसमें 1200 आरक्षित वर्ग के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उनसे एक रणनीति फीडबैक लिया कि इस बार 59 विधानसभा सीटों पर कैसे कांग्रेस अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराएगी। तो साथियों, आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो यही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। और एक बड़ा चुनाव, एक बड़ी बात मैंने कहा कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा कि जो सीनियर उम्रदराज लीडर हैं उन्हें स्वतः ही छोड़ देना चाहिए जो युवाओं के लिए अपनी सीटें। और वहीं वो कहते हैं कि उम्रदराज जो लीडर हैं वो अनुभवी हैं और उम्र का कोई बैरियर नहीं है। ये दोनों बातें कह रहे हैं कि वो इशारा भी कर रहे हैं कि युवाओं के लिए जगह खाली छोड़ें।
वहीं सचिन पायलट भी इस बात को कह चुके हैं और अन्य राजनीतिक तमाम जो लीडर है वो भी बात कह चुके हैं। ये सारे बातें वो कहते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में उम्र का बैरियर नहीं है, और वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि 50% टिकट सीनियर्स को मिलेंगे और 50% युवाओं को मिलेंगे। जो 50% जो सीनियर्स हैं उसमें गहलोत के समर्थक माने जाते हैं, जो तमाम सीपी जोशी आपके हो गए, प्रसादी लाल मीना हो गए, आपके शांति धारीवाल हो गए, और जहाँ राजेंद्र पारिक हो गए, ये तमाम जो लोग हैं, अमीन खान हो गए, ये तमाम जो हैं 70 पार हैं, वो गहलोत के समर्थक है, रणनीतिकार हैं। और ये तमाम और दूसरी बात जो मैंने कहा कि 59 सीटें कांग्रेस इस बार मिशन 59 है, उसमें यह भी कहा है कि इस बार कांग्रेस लगभग 70 जो सीटें इस बार नए चेहरों को उतारेगी आरक्षित सीटों पर। आप सोचें, आरक्षित सीटें 59 हैं, उनमें 70 जो सीटें हैं इस बार नए चेहरों को टिकट मिलेगा। अभी तक की ये सूचना सामने आ रही है। उनका कहना है कि जो फीडबैक सामने आ रहा है, जो सर्वे सामने आ रहा है, उसमें आरक्षित जो नेता हैं उनकी जो काम है उससे जनता नाराज है, और इस बार 70 जो सीटें हैं इस बार हो सकता है कि कांग्रेस नए चेहरों को तवज्जो दें। और उसमें यह भी सामने है कि जो मंत्री हैं, खासतौर पे मंत्री जो हैं एससी और एसटी के, उनकी सीटें बच जाएं, क्योंकि मंत्री होता है वो अपने क्षेत्र में बड़ा काम करवाता है, उस पर एक बजट होता है, और मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, तो तमाम जो दोनों वर्गों के मंत्री हैं हो सकता है कि उनमें से किसी भी तरह की कोई टिकट नहीं कटे, लेकिन 70% टिकट इस बार कट सकते हैं आरक्षित सीटों से। तो साथियों, बिल्कुल हम राजस्थान की राजनीति पर हर दिन आपसे बात करेंगे, और क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हो रही हैं, और आपके जो सवाल हैं हम वो भी उठाते रहेंगे। और फिर कहूंगा कि राजनीतिक चेतनाशील बने, जागरूक बने, किसी भी जाति धर्म मुद्दे पर वोट ना करें, आप सवाल करें जन मुद्दों को लेकर, तभी आप एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे। अन्यथा आप हर बार जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव की, उसमें आप हर साल हर 5 साल में ठगे के ठगे रह जाएंगे, और वही नेता आपसे आज तो हाथ जोड़ रहा है, लेकिन कल को वो नेता आपसे बात नहीं करता। उसे मालूम है कि जनता भूली है, कुछ अशिक्षित भी है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है, वो जागरूक नहीं है। इसलिए आप चेतनाशील बने, जागरूक बने, तभी आप इस चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव में अपने नेताओं से सवाल करें कि भैया इन 5 सालों में कितने हमारे गली मोहल्लों में आए, कितना आपने विधानसभा में आवाज उठाई, कितने आपने लोकसभा में आवाज उठाई, कितने सवाल किए, और कितना बजट आवंटित हुआ, और कितने भ्रष्टाचार के मुद्दों को आपने पकड़ा, और जनता को जो पैसा फिर जमीनी स्तर पर काम किया लगा, तभी आप एक अच्छे प्रखर और एक जिम्मेदार नागरिक को आप नेता चुन सकते हैं। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेटिक भारत का फेसबुक पेज जो लाइव है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखकर भेजते रहें, जिससे कि हम और हर दिन आपसे राजनीतिक जो मुद्दे हैं उस पर आपसे जुड़ते रहें। और एक बार फिर कहूंगा आखिरी में कि आप आर्थिक सहयोग डेमोक्रेटिक भारत को आप कर सकते हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा अपने आप को संबल करें, आर्थिक संबल, और ज़मीनी स्तर पर और बेहतर रिपोर्टिंग आप तक पहुंचकर कर सकें, और आपके सवाल को उठाते रहें। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।